सिंध लोकल गवर्नमेंट एक्ट जिसको हमने बेहतर किया है उसको बुनियाद बना के यहाँ तमाशे रचाएंगे। मैं तो खराज तहसीन पेश करता हूँ परवेज खट्टर को कम अज कम। सूबाई हुकूमत की एक टीम यहाँ पर आई थी और उन्होंने हमसे कहा कि आप अपना धरना मौखर कर दें। हमने कहा ये नहीं हो सकता। तो मुझे खुशी होती कि MQM इन्फ्लेशन के खिलाफ धरना देती। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने फैसला किया है 27 फरवरी से कि कायदे आज़म की मज़ार से लॉन्ग मार्च शुरू होगा। CM साहब एक बड़ी माफिया जिसका गॉडफादर आसिफ जरदारी है, ये उसके अकाउंटेंट है। मैं आज ऐलान कर रहा हूँ बेबी जरदारी 27 तारीख को मैं गोटकी से मार्च कर रहा हूँ कराची तक। हर थोड़ी देर के बाद आपको IMF के पास जाना पड़ता है, इसका मतलब आपकी सिक्योरिटी मुतासर होगी और जब आप शराइत उनकी जो मानते हैं आपकी सिक्योरिटी कॉम्प्रोमाइज होती है। सिक्योरिटी मीनिंग कि आपके लोगों के ऊपर आपको बोझ डालना पड़ता है। सिंध लोकल गवर्नमेंट एक्ट मुत्तहिदा अपोजिशन की जानिब से एहतजाज की जद में है। जमात इस्लामी की जानिब से इस एक्ट के खिलाफ 16 रोज से एहतजाजी धरना जारी है, जबकि आज PTI, MQM और GDA की जानिब से भी इस एक्ट को काला कानून करार देकर न सिर्फ एहतजाज किया गया बल्कि 27 फरवरी को घोटकी से इस एक्ट के खिलाफ मार्च का ऐलान भी कर दिया गया है। इख्तिलाफात के इस शोर में क्या बल्दियाती निजाम में निचली सतह तक अवाम की हकीकी आवाज सुनाई देगी, ये एक सवाल है। प्रोग्राम पाकिस्तान का सवाल में खुशामदीद। मैं हूं सादुल हसन। आज के प्रोग्राम के आगाज में जिस अहम सवाल पर अपने मोअज़्ज़ज़ मेहमान से बात करेंगे उस सवाल पर एक नजर डाल लेते हैं। हमारा सवाल कुछ इस तरह से है कि सिंध में मुत्तहिदा अपोजिशन के बल्दियाती कानून पर तहफ़्फ़ुज़ात क्या हैं। इस पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा हलीम आदिल शेख साहब। बहुत बहुत शुक्रिया सर में वक्त देने के लिए। सर, एक ही सिंध लोकल गवर्नमेंट एक्ट है जिसको सिंध हुकूमत कहती है कि ये इतना बेहतरीन है कि इतना तो लोकल बॉडीज को इख्तियारात ना मुशर्रफ ने दिए ना पहले किसी दौर में दिए कि हमने दिए। आप कहते हैं कि बल्दियाती नुमाइंदों को बेख्तियार कर दिया गया है। सर, अवाम किसका भरोसा करें? मैं सबसे पहले तो आपकी आवाज बड़ी गूंज रही है लेकिन समझ आ गई है। देखिए, अवाम किस पर भरोसा करे, बड़ी अच्छी बात बता दी आपने। 2013 में जब ये एक्ट इन्होंने सिंध लोकल गवर्नमेंट एक्ट 2013 पास किया, उसके बाद अवाम ने का जो हशर किया गया, जब इन्होंने KBCA को HBCA बना दिया, वाटर बोर्ड को सिंध गवर्नमेंट के पास ले गए, सिवरेज सिंध गवर्नमेंट के पास, कूड़ा उठाना भी सिंध गवर्नमेंट के पास, वो इसका प्लान आया था, सरकारी प्लान आया था कि वन विंडो ऑपरेशन कर दो। एक लोकल गवर्नमेंट का मिनिस्टर लगा, उसी से तय करो, जितना बजट दो उसमें से तय करो जी इतने पैसे हमें दे दो। और उसके बाद आप सब नहीं दिखाया हमें, तो हम तो लाइव देख रहे थे यहाँ कराची। आपने दुनिया को दिखाया कि कराची कब्रिस्तान बन गया, कचरे का शहर हो गया, गंदा शहर हो गया, हत्ता के लड़काना, नवाबशाह, कुत्ते की वैक्सीन तक इन्होंने खत्म कर दी जो कि लोकल गवर्नमेंट का सिस्टम था। और उसके बाद इमरान खान साहब और MQM की हम PTI थ्रू इमरान खान साहब अरशद उमर और MQM ने जाके 2017 में पिटीशन फाइल कर दी कि आइन के आर्टिकल 140 को एलेबोरेट किया जाए, बताया तो जाए हो क्या रहा है। उस पर कुछ नहीं हुआ। फिर इन्होंने कहा ये मजीद उसको गंदा करने के लिए, मजीद शहरों पर कब्जों के लिए, अपनी पॉलिटिकल इंजीनियरिंग के जरिए शहरों पे कब्जा करने के लिए इन्होंने एक नया निजाम चलाया और इन्होंने क्या अमेंडमेंट्स लेकर आ गए। अमेंडमेंट्स लाने के अंदर भी इन्होंने चोर दरवाजा इस्तेमाल किया। मैं डिटेल में नहीं जाता, मतलब ना हमें बिल दिखाया, ना पढ़ाया, ना कमेटी को भेजा, ना डिस्कस होने दिया, ना बहस हुई और वो बल्दियाती तरामी मंजूर हो गई। अब आप कहते हैं कि इशू है क्या? सबसे पहली बात, आइन एक डॉक्यूमेंट है। आइन में अगर कुछ लिखा है, हर वक्त ये 18वीं तरमीम की बात करते रहते हैं। इनके बाबा पीपल पार्टी सुस्कार अली भुट्टो और ये चोटी वाले बाबा जनाब रज़ा रब्बानी साहब की जो तरमीम आई, वो दोनों में है आर्टिकल 140A जो कहता है कि डेवोल्यूशन ऑफ पावर, जो कहता है कि सरकार की निचली सतह तक मुंतकली, लोकल गवर्नमेंट, आवाम की एम्पावरमेंट, उसमें 3 टीयर्स हैं, फेडरल गवर्नमेंट, प्रोविंशियल गवर्नमेंट एंड लोकल गवर्नमेंट, मुकामी हुकूमतें। इन्होंने आर्टिकल 140A में लिखता है कि जी फाइनेंशियल, एडमिनिस्ट्रेटिव और पॉलिटिकल पावर जो है वो निचली सतह तक हुकूमतों को मुंतकिल करते हैं। इन्होंने क्या किया, सब कुछ घुमा फिरा के सिंध हुकूमत ने अपने पास रख लिया ताकि निचली सतह पर लोग आपस में लड़े मरे, CM हाउस, चीफ सेक्रेटरी हाउस, सेक्रेटेरिएट में घिसी करते रहे और अपने मसाइल उनके वहां हों। मुल्क में पीछे डिवॉल्व होती हैं चीजें, इख्तियार निचले आवाम का पैसा, टैक्स पेयर ये समझते हैं कि शायद ये जरदारी अकाउंट से पैसा आया, इख्तियार हमें खर्च करने का है।
टैक्स पेयर का पैसा जब इकट्ठा नीचे के अवाम देते तो खर्च करने का इख्तियार भी नीचे होना चाहिए। और इन्होंने जो थोड़ा बहुत खुद इन्होंने अस्पतालों को बर्बाद किया हुआ है, स्कूल 5000 बंद कर रहे हैं, डेस्क को चोरी करते हैं, उसके बावजूद इन्होंने एक नया कर दिया कि स्कूल और अपने पास ले लिए, हॉस्पिटल भी ले लिए, तमाम इख्तियारात अपने पास ले लिए। और जो बिल्ला जो थैले से बाहर आया वो ये आया कि जैसे ही पहला नोटिफिकेशन जो निकला वो क्या था, जो आपने देखा कि टाउन जो बनाए उसमें पॉलिटिकल इंजीनियरिंग की और उसमें इन्होंने शहरों पर कब्जे का जो इनका ख्वाब है वो इन्होंने इम्प्लीमेंट कर दिया। हलीम साहब फिर ये बताइएगा ये मामला फिर जाएगा कहां तक, क्योंकि आप लोगों ने तो धरने का भी ऐलान किया है, जमात इस्लामी ने जब धरना दिया तो फिर उनसे तो सिंध गवर्नमेंट ने बातचीत की, उनके मुज़ाकरात चल रहे हैं, आपसे क्या उन्होंने किसी किस्म का राब्ता किया है, और अगर नहीं किया तो फिर आपका अमल क्या है अगला? देखिए हमारा वार्म अप मैच था, आज तो पार्टी शुरू हुई है हमारी, और हमने जरा कहते हैं ना फिल्म अभी बाकी है, ट्रेलर स्टार्ट किया सलीस अल्फाज में जो हमारी आम आदमी समझ जाए। बात यह है कि इनको नहीं छोड़ेंगे, ये सिंध दुश्मन है और सिंध दुश्मनी को हम किस हवाले से कि ये अवाम दुश्मन है। और इस तमाम 13 साल में जैसे इन्होंने सिंध को तबाह बर्बाद कर दिया है, इन्होंने शहर कराची को न जाने क्या बुरा शहर कर दिया, अब हम इनका पीछा करेंगे। आज हमने बता दिया कि हम इकट्ठे भी हो सकते हैं, हम एक प्लेटफॉर्म पे आ सकते हैं, एक पार्टी एजेंडे पे हम खड़े हो सकते हैं। और आज जीडीए, एमसीएम, पीटीआई सब इकट्ठे थे, एक जबान थे, एक बात था कि ये काला कानून, ये अवाम दुश्मन कानून, इसको खत्म कराएंगे। आज जस्ट एक हमने मुजाहरा रखा, ना ये जलसा था, ना ये धरना था, ना ये स्टीम हाउस, या बिला स्टीम हाउस पे क्या है, तो मुंशी का घर है, जो बिलावल हाउस की तरफ मार्च की कॉल थी, 3 रोज पहले कहा था ना बिलावल साहब ने, शौकत तरीन साहब हमने आपका घर देखा है जी। तो मैंने आज बता दिया कि बिलावल साहब हमने भी आपका घर देखा हुआ है, सबने देखा हुआ है, क्योंकि एक छोटा सा घर तो है नहीं, आपने तो 100-150 बंगले तो सारे इलाके कब्जा किए हुए हैं। तो हलीम साहब ये जो 27 फरवरी का अली जैदी साहब ने भी कहा है, जो घोटकी से मार्च निकालना, क्या ये पीपल्स पार्टी के लॉन्ग मार्च के रद्द अमल में आपका मार्च है, या ये खालिस्तान बल्दियाती एक्ट के खिलाफ ही मार्च है? क्योंकि अगर बल्दियाती एक्ट के खिलाफ ये मार्च होता तो फिर इसकी तारीख तो पहले दे देते आप। देखिए ये कुछ सिर्फ बल्दियाती एक्ट तो उसका एक हिस्सा है, ये करप्शन मिटाओ, सिंध बचाओ, पीपी भगाओ, जब यही भाग जाएगा तो फिर बल्दियाती मामला भी हल हो जाएंगे। ये ओवरऑल सिंध में जो क्रिमिनल गवर्नेंस है, सिंध में जो करप्शन है, सिंध में जो तालीम की तबाही है, सिंध में जो सफाई सेहत की जो तबाही है, सिंध में जो ट्रांसपोर्ट के मसले हैं, सिंध में जो कुत्तों की वैक्सीन नहीं मिलती, सिंध में जो घर में बच्चे मरते हैं, सिंध में जो रोडें तबाह हैं, रास्ते तबाह है, सिंध की ओवरऑल सिचुएशन है, जो सिंध में जो करप्शन है, और जो सिंध में बड़ी भारी भारी चूहे हैं, सिंध के चूहे जिनका चेयरमैन नैब ने जिक्र किया कि जी ये 14 अरब की 20 अरब की गंदम खा गए, उन्होंने कहा जी तो चूहे खा गए। सिंध के चूहे ये मोटे मोटे सरकारी चूहे जो खाद भी खा गए, आजकल गंदम भी खा जाते हैं, दवाइयाँ भी खा जाते हैं, वैक्सीन भी खा जाते हैं, डेस्कें भी खा जाते हैं, इनके इलाज के लिए एक मार्च का ऐलान है। और इस दौरान ये जो हमारी बल्दियाती एक्ट के खिलाफ, आपको पता है सिंध असेंबली में ठीक है, आपके मुताबिक यानी ये जो 27 फरवरी का आपका जो प्लान है ये मजबूरी तौर पर जो सिंध हुकूमत की गवर्नेंस है उसके खिलाफ है। बहुत शुक्रिया हलीम आदिल शेख, हमारे साथ आप मौजूद थे और सारी सूरत हाल पर अपने वक़्फ़ से आगाह करें। नाज़रीन ब्रेक से वापस आएंगे और दीगर मामलों पर बात करें। वेलकम बैक टू द शो नाज़रीन। गुज़श्ता रोज पाकिस्तान की पहली कौमी सलामती पॉलिसी के पब्लिक वर्जन की रूनुमाई की गई। मईशत, तालीम, इंसानी तरक्की, दिफा और खारिज अमूर समेत खित्ते में पैदावारी किरदार का अहाता करती ये रिपोर्ट मुल्क की समत का तयन करती है। जहां एक जानिब जामे सलामती पॉलिसी की दस्तावेजी शक्ल खुशाइंद है, वहीं क्या इस समत में चलने और अहदाफ हासिल करने के लिए जरूरी इदारा जाती इस्लाहात मुमकिन बनाई जा सकेंगी? ये एक सवाल है। ब्रेक के बाद इस्लाम सेगमेंट में जिस सवाल पर अपने मोअज़्ज़ज़ मेहमान से बात करेंगे उस सवाल पर एक नजर डाल लेते हैं। हमारा सवाल यह है कि पाकिस्तान को कौमी सलामती पॉलिसी 2022 से 2026 की जरूरत क्यों पेश आई? इस पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद है सीनियर तजज़ियाकार जनरल एजाज जवान साहब। बहुत बहुत शुक्रिया जनसभा में वक्त देने के लिए। सर सबसे पहले ये बताइएगा कि ये जो पहली कौमी सलामती पॉलिसी दस्तावेजी शक्ल में हमारे सामने आई है, आप इसके क्या असरात मुरतब होता देख रहे हैं मुस्तकबिल में? देखिए मुस्बित असरात सिर्फ इतने हैं कि वैसे तो ये एक नेशनल डायरेक्शन दे रही है बाकी तमाम मिनिस्ट्रीज को कि हमने अपनी जो स्ट्रेटजी बनानी है, जो वर्किंग प्लान्स बनाने हैं, फॉर एग्जांपल
अपनी मईशत को बेहतर करने के लिए, अपनी यूथ को कंस्ट्रक्टिवली एंगेज करने के लिए, उनको सबवर्जन से बचाने के लिए, क्लाइमेटिक हैजर्ड से डील करने के लिए, फ्लड जोन या ये जो अभी स्नो का मरी में इंसिडेंट हुआ है, तो इस तरह की तमाम मिनिस्ट्रीज के लिए एक ब्रॉड नेशनल डायरेक्शन है कि आपने अपने अपने प्लान्स किस गोल को अचीव करने के लिए करने हैं। तो एक लिहाज से तो ये बहुत अच्छा है कि एक नेशनल डायरेक्शन दे दी गई है। लेकिन क्या पहले मिनिस्ट्रीज काम नहीं कर रही थी? पहले उन्हें कोई डायरेक्शन नहीं दी जाती थी? क्या वो पहले फ्रेगमेंटेड थे या पोलराइज्ड थे? तो ये एक डिबेट है, एकेडमिक डिबेट है, जिसकी मेरे ख्याल में अभी जाने की जरूरत नहीं है। गुड दैट द प्राइम मिनिस्टर एंड नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर दे हैव इवॉल्व्ड पॉलिसी, उन्होंने इनपुट्स बाकी महकमों से ले ली हैं, बाकी मिनिस्ट्रीज से ले ली हैं। ठीक है, ये भी बताइएगा कि हमने इस नेशनल सिक्योरिटी पॉलिसी में ये भी तायन किया है कि अब हमारी जो ज्यादा तरजीह है वो मुआशी तरक्की पर है। क्या आप समझते हैं कि अब हम हकीकी मानों में नए दौर में दाखिल होंगे? नहीं, ये एक इमेजिनेटिव थिंकिंग है। हम जो बात कर रहे हैं असलहे की दौड़ से निकलना या नेबर्स के साथ अमन से रहना, सोच अच्छी है, लेकिन क्या नेबर्स आपके साथ अमन से रहना चाहते हैं? क्या कल कोई पुलवामा जैसा इंसिडेंट इंडिया से एक इर्रेशनल एक्शन को हवा नहीं दे सकता, या वो एक और अटेम्प्ट नहीं कर सकते? क्या जो कश्मीर में होने वाला जुल्म है उसको दहशतगर्दी का नाम देकर वो पाकिस्तान पर इल्जामात लगाने छोड़ देंगे कि हम उनके अंदरूनी मामलात में मुदाखलत कर रहे हैं या नहीं? क्या जो वहाँ पे उनके अपने प्लान्स हैं उनमें जितने फ्लॉज हैं उसका इल्जाम हम पे नहीं आएगा? क्या वो जो 16 कॉन्सुलेट रन कर रहे थे अफगानिस्तान में और वहां से जो तहरीके तालिबान पाकिस्तान थी और जो बलोच लिबरेशन फ्रंट था, क्या उनकी फंडिंग वो बंद कर देंगे और वो पाकिस्तान के अंदर इंटरफेरेंस बंद कर देंगे? आप तो कह रहे हैं हम नहीं करेंगे, क्या आपका दुश्मन भी ऐसा ही करने को तैयार है? तो ये वो डिटरमिन करेगा कि आपने अपना असलहे के दौड़ में जाना है या नहीं जाना। फॉर एग्जाम्पल, अभी इंडिया ने S-400 डिफेंस सिस्टम एक्वायर करके रशिया से डिप्लॉय कर लिया है। उसकी 4 यूनिट्स हमारे अगेंस्ट हैं और 2 यूनिट चाइना के अगेंस्ट हैं। आप ठीक है, असलहे की दौड़ में हम नहीं जाना चाहते, लेकिन क्या हम इसको नजरअंदाज करके एज अ इंडिपेंडेंट सॉवरेन स्टेट सरवाइव कर सकते हैं? अगर तो इंडिया की तरफ से कोई ऐसी एश्योरेंस है तो गुड, लेकिन अगर नहीं है तो फिर ये एक वन वे ट्रैफिक होगी। इसका मतलब ये कि हमारे फिर ये वाले अहदाफ और स्तंभ फिर तो ये भारत की तरफ से रिएक्शनरी हो गए कि भारत क्या करेगा, तो फिर हम रद्द अमल में क्या करेंगे? तो फिर हम क्या कर सकते हैं कि भारत को और खित्ते के दीगर ममालिक को ये बावर कराया जा सके कि असलहे की दौड़ के बजाय गुर्बत में कमी से तरक्की होगी पूरे खित्ते में भी? पहली बात यह है कि हम खित्ते के ठेकेदार नहीं हैं। आप अफगानिस्तान को डायरेक्ट नहीं कर सकते, तमाम इंडिपेंडेंट स्टेट्स हैं। ना आप चाइना को कह सकते हैं क्या करना है, ना इंडिया को, ना ईरान को, ना अफगानिस्तान को, ना रशिया को। हम कौन होते हैं उनको डायरेक्शन देने वाले? तो हम तो अपनी घर की बात कर सकते हैं ना। यस, पहले भी हमारा डिफेंस एक्सपेंडिचर जो है बजट का 16% है, तो क्या 16% आपकी मईशत में की तरक्की में रुकावट है? अगर आप टैक्स कलेक्शन हमारी रियासतें, हमारी हुकूमतें नहीं कर सकी और वो बेगिंग बोल लेके हर अदारे के सामने खड़ी हैं, क्या ये डिफेंस की वजह से है? मैं ये कहने की कोशिश कर रहा हूं कि आपकी तरक्की में रुकावट आपकी फ्लॉड इकोनॉमिक पॉलिसी है, डिफेंस पॉलिसी नहीं है। जनरल साहब, फिर IMF का जो यहाँ पर मामला है उस हवाले से भी बड़े तहफ्फुज़ात हैं। क्या IMF का प्रोग्राम में रहते हुए कौमी सलामती उतनी ही सिक्योर रह सकती है सर? देखिए, ये मेरे ख्याल में प्राइम मिनिस्टर भी कह चुके हैं, बहुत सारे मईशत के एक्सपर्ट भी कह रहे हैं। बात सीधी सी है, स्टेट का एक प्रिंसिपल फंक्शन होता है रेवेन्यू कलेक्शन। हमारी हुकूमत रेवेन्यू कलेक्शन में नाकाम रही। मौजूदा हुकूमत ने भी कोई इनकलाबी कदम नहीं उठाया टैक्स रिफॉर्म्स के लिए, FBR के रिफॉर्म्स के लिए। शबर जैदी चिल्ला चिल्ला के छोड़ गया है कि मुझे तो कत्ल की धमकियां आ रही थी, मेरी लाइफ इनसिक्योर हो गई थी क्योंकि माफियाज टैक्स नहीं देना चाहते। अगर ये हुकूमत भी टैक्स वसूल नहीं कर सकती तो हमने बेगिंग बोल ही उठाना है ना। तो जब आपकी इनकम नहीं होगी और आप पिरामिड्स बनाएंगे, आप ऑरेंज ट्रेन चला देंगे, आप मेट्रो बसेस चला देंगे, आप 30-30 किलोमीटर लंबे ब्रिजेस बना के शहरों के अंदर उनके ऊपर बसें चढ़ा देंगे,
और फिर उनको सब्सिडी का टिकट देंगे और वो मुसलसल, ये अभी रावलपिंडी मेट्रो 60 लाख रुपए रोजाना का खसारा दे रही है। जो आपकी ऑरेंज ट्रेन है वो कुछ 2.25 करोड़ रुपए का डेली खसारा कर रही है। तो अगर हमारी प्रायोरिटीज ये हैं कि हमने वो प्रोजेक्ट बनाने हैं जहां से किकबैक्स मिलें, चाहे उनकी फाइनेंशियल वायबिलिटी है या नहीं, तो ये IMF का कसूर तो नहीं है। वो तो कर्ज देने वाला वो कहेगा मैं ये कर्ज दे रहा हूं, मुझे इतने इंटरेस्ट के साथ ये कर्ज वापस चाहिए, मुझे आप रकम लौटाएंगे, वो शर्तें लगाएंगे। हम क्यों उनके पास जाते हैं? इसलिए कि हम एक कंज्यूमर इकोनॉमी है। हमने $3 बिलियन की याशी की कारें जापान से इंपोर्ट करनी है हर साल। हमने $2 बिलियन के टेलीफोन जरूर इंपोर्ट करने हैं। हमने डॉग फीड और इंपोर्टेड चीज और ये चीजें इंपोर्ट करके खानी है, लेकिन मुल्क के अंदर टैक्स कलेक्शन नहीं करनी। तो जब इस तरह की पॉलिसीज होंगी तो जो ये अदारे हैं इकोनॉमिक, जो इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड हो या वर्ल्ड बैंक हो या एशियन बैंक हो, ठीक है, यानी मसला जो है सारा वो गवर्नेंस और फिर पॉलिसीज की इंप्लीमेंटेशन का है। बहुत बहुत शुक्रिया जनरल एजाज अमान साहब हमारे साथ मौजूद थे। नाज़रीन, प्रोग्राम पाकिस्तान के सवाल से मुझे इजाजत दीजिए। पाकिस्तान के दीगर सवालों के साथ दोबारा आपकी खिदमत में हाजिर होंगे ऐलान के बाद।